बिहार में जैसे जैसे चुनाव की तारीखें करीब आ रही हैं, रोमांच बढ़ता जा रहा है। सुबह से शाम तक रैलियां, ताने और तंज का सिलसिला जारी है। प्रधानमंत्री ने आज जननायक कर्पूरी ठाकुर की जन्मभूमि से अपना इलेक्शन कैंपेन शुरू किया। नीतीश कुमार की तारीफ और आरजेडी पर वार। तेजस्वी ने जवाब दिया, हम गुजरात वालों से नहीं डरते, लेकिन उनके सामने करीब 18% की हिस्सेदारी वाले मुस्लिम समुदाय का सवाल खड़ा हो गया। पूछा जा रहा है कि जब मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम फेस बनाया जा सकता है तो मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव क्यों? आज के शो में इसी पर विस्तार से बात करेंगे। क्या महागठबंधन सच में मुसलमानों को इग्नोर कर रहा है? AIMIM क्यों हमलावर है? और एक भी मुस्लिम उम्मीदवार ना उतारने वाली बीजेपी को इतनी फिक्र क्यों हो रही है? जवाब तलाशेंगे और ये भी समझेंगे कि इस खींचतान का किस पर क्या असर पड़ेगा। असर तो ट्रेन से बिहार जाने वाले लोगों पर भी पड़ रहा है। स्पेशल ट्रेन्स और चुस्त दुरुस्त व्यवस्था के दावों के बीच सवाल पूछते दृश्य आ रहे हैं। लोगों ने अपनी आपबीती भी साझा की है। सारे ब्यौरे जानेंगे। बिहार से आएंगे दिल्ली, जहां असली प्रदूषण के बाद नकली बारिश की तैयारी हो रही है। सरकार कह रही है प्रदूषण तो कम हुआ है इस बार, तो ऑपोजिशन कह रहा है फिर लाखों के एयर प्यूरिफायर क्यों खरीदे? विदेश मंत्री ने यूएन को क्यों घेर लिया? और सुनेंगे एड ग्रुप पीयूष पांडे के जीवन का एक किस्सा, जिनका आज निधन हो गया। नमस्ते, मेरा नाम है सरवत और आप देख रहे हैं द ललन टॉप शो। Brought to you by Raj Niwas Premium Elaichi, Saluja Gold and Sensodyne K. राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। शुरू करने से पहले एक सूचना, एक रिकमेंडेशन। अगर बिहार में आपकी दिलचस्पी है, उसके चुनावी गणित से अलग आप बिहार को देखना समझना चाहते हैं, तो आपके लिए हम ला रहे हैं एक स्पेशल डॉक्यूमेंट्री सीरीज जिसका नाम है बूझो तो बिहार। पहला एपिसोड रिलीज हो रहा है 26 अक्टूबर यानी रविवार शाम 6 बजे। बिहार का सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। आज यानी 24 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे। सबसे पहले समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम में, यानी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की जन्मभूमि। प्रधानमंत्री ने पहले कर्पूरी ठाकुर के परिवार से मुलाकात की, फिर एक रैली संबोधित की। आरजेडी और महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा, बार बार जंगल राज का जिक्र किया। कहा 2005 में नीतीश कुमार ने इस जंगल राज से बिहार को मुक्ति दिलाई और अब एनडीए इस विकास के रास्ते पर ले जा रहा है। ये गठबंधन वाले जिन लोगों को चुनाव लड़वा रहे हैं, उससे साफ हो जाता है कि ये पुराने दिन वापस लाना चाहते हैं। जमीन पर इनके प्रचार को सुनिए तो जंगल राज ही याद आएगा। अभी से आरजेडी कांग्रेस के लोग छर्रा, कट्टा, दूनाली और घर से उठा लेने की धमकी देने लग गए हैं। इनका प्रचार इन्हीं धुनों पर चल रहा है। समस्तीपुर से प्रधानमंत्री पहुंचे बेगूसराय, यहां लोगों से मोबाइल के फ्लैश जलवाए। फिर पूछा, क्या इतनी रोशनी में लालटेन की जरूरत है? प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले मोबाइल इतने महंगे थे कि विदेश से आते थे। अब बिहार में मोबाइल बनाने की 200 फैक्ट्रियां हैं। आज 1 GB डेटा बहुत सस्ता है। इससे बिहार के युवा कंटेंट क्रिएटर बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए रिकॉर्ड तोड़ देगा। जिनके पास मोबाइल है वो जरा अपनी लाइट जलाएं। जिसके पास मोबाइल है, अच्छा आपका लाइट जल रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब इतनी लाइट है, हर एक के हाथ में लाइट है, तो लालटेन चाहिए क्या? इधर नीतीश कुमार ने भी अपना रोल निभाया। समस्तीपुर वाली रैली में बोले, बिहार में 2005 से विकास चल रहा है और प्रधानमंत्री ने इसे नई गति दी है। वर्ष 2005 से पूर्व बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे। जो हम लोग तो शुरू हुए थे, आप जानते ही हैं, 25 में
और उसके पहले जो सरकार थी, आपको मालूम है, उसको मौका मिला था, उसको भी मौका मिल गया था 15 साल। और तो 7 वर्ष में जो बनाया गया था उसको हटना पड़ा। और कोई कभी कोई महिला के लिए कोई काम किया था, लड़का और लड़की के लिए कोई पूछा था, और जो उसको हटना पड़ा था तो अपनी पत्नी को, अपने वाइफ को वहीं पर बनवाया था। तो यही सब ना धंधा करता है। इसलिए आप उन लोगों का जान लीजिए, किसी के लिए कोई नहीं काम किया, आई सब अपने परिवार के लिए काम कर रहा। आपने देखा कि कैसे प्रधानमंत्री ने कर्पूरी ठाकुर का जिक्र किया। जानकार कहते हैं कि ये बीजेपी की चुनावी रणनीति का हिस्सा है। कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा जाता है। अति पिछड़े समाज से आने वाले ठाकुर ने आरक्षण को लेकर जो कदम उठाए, उनकी मिसाल आज तक दी जाती है। और ये सब उन्होंने किया 70 के दशक में, मंडल कमंडल के दौर से बहुत पहले। ऐसे में बीजेपी कर्पूरी ठाकुर के जरिए काफी कुछ साधना चाह रही है। बीजेपी के पास अभी बिहार में कोई मास अपील वाला नेता नहीं है। ऐसे में पार्टी चाहती है कि आरजेडी के दौर से पहले वाले मास लीडर्स की विरासत का जिक्र होता रहे। कर्पूरी ठाकुर इस खांचे में पूरी तरह से फिट बैठते हैं। आरक्षण की उनकी विरासत जाति जनगणना वाले नरेटिव को भी मजबूत करती है। अब बात विपक्ष की। महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव ने आज बिहार में 5 रैलियां की। सिमरी, बख्तियारपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और वैशाली में बोले, अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो बिहार टेंशन फ्री हो जाएगा। और बोले, गुजरात के 2 लोग बिहार चलाना चाहते हैं, फैक्ट्री गुजरात में लगाओ लेकिन जीत बिहार में चाहिए। ये भी कहा कि जब लालू जी मोदी से नहीं डरते तो उनका बेटा क्यों ही डरेगा। हम टूटी फूटी और झूठी बात नहीं कहते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। हमारी जुबान कच्ची नहीं पक्की है। यार फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, विक्ट्री चाहिए बिहार में थोड़ी चलेगा। अमित शाह जी ने तो मना कर दिया कि फैक्ट्री नहीं लगा सकते बिहार में, भूमि की कमी है। तेजस्वी ने 20 साल की एनडीए सरकार पर भी निशाना साधा। बोले कि इतने लंबे शासन के बाद भी बिहार बदहाल है। अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो गैस सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा, बुजुर्गों को पेंशन, जीविका दीदियों को नौकरी और हर परिवार को बीमा मिलेगा। आपको मालूम ही है कि पिछले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी के नेतृत्व वाले महागठबंधन को 110 सीटों पर जीत मिली थी, यानी बहुमत के आंकड़े से 12 कम। उस चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीती थी। ऐसा कहा गया कि कई सीटों पर एआईएमआईएम मुस्लिम मतदाताओं को अपनी ओर खींचने में कामयाब रही और इसका नुकसान महागठबंधन को हुआ। इनमें से कई सीटें ऐसी रहीं जहां मुसलमानों की हिस्सेदारी 40% से भी ज्यादा है। और अब एक बार फिर से इस नरेटिव की चर्चा होने लगी है। हुआ ये कि 23 अक्टूबर की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को अपना सीएम फेस घोषित किया और वीआईपी के मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम फेस। और इस ऐलान के बाद ही सवाल उठने लगे, यही कि 2% आबादी वाले समुदाय के मुकेश सहनी को अगर डिप्टी सीएम फेस बनाया गया तो करीब 18% की हिस्सेदारी वाले मुस्लिम समाज की हिस्सेदारी कहाँ है। एआईएमआईएम के यूपी चीफ शौकत अली सबसे ज्यादा हमलावर हुए। बोले, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। महागठबंधन के नेता यही तो नारा लगाते हैं, लेकिन ये लोग तो साफ दगाबाजी कर रहे हैं। एआईएमआईएम के एक और नेता वारिस पठान बोले, महागठबंधन के नेता मुसलमानों को बस वोट बैंक समझते हैं, बीजेपी का डर दिखाते हैं। सोशल मीडिया पर भी यही नरेटिव चला। कहा गया कि अगर मुसलमानों का 1/3 वोट भी महागठबंधन से छिटका तो भारी नुकसान हो जाएगा। हालांकि इसके काउंटर में भी बातें चली। कहा गया कि महागठबंधन ने इस बार कुल 30 मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। इधर एनडीए नेताओं ने भी इस मुद्दे पर महागठबंधन को घेरना चाहा। शहनवाज हुसैन, चिराग पासवान और मनोज तिवारी के बयान आए। बोले, महागठबंधन के नेता मुसलमानों का हित नहीं चाहते, उन्हें हिस्सेदारी नहीं देना चाहते। राजद ने अब कांग्रेस को औकात बता दी है। तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को उनकी हैसियत दिखा दी है। राहुल गांधी की तस्वीर गायब है, फिर भी बेशर्म होकर उनके नेता तेजस्वी यादव के मंच पे बैठे हैं। क्योंकि जब यात्रा हुई थी घुसपैठ बचाओ यात्रा, तब राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को पीछे कर दिया था। आज तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को
फोटो सभी गायब कर दिया है। और कांग्रेस के नेता जो बहुत डींग हाँकते थे कि बड़े दल हैं, मुख्यमंत्री बाद में तय होगा, आज वो सब कुछ तय हो गया। कांग्रेस पिछलग्गू पार्टी थी, पिछलग्गू पार्टी कांग्रेस है, पिछलग्गू पार्टी कांग्रेस रहेगी। महागठबंधन में इतनी लड़ाई है आपस में कि तेजस्वी बाबू को अपने को घोषित कराने में भी नाको चने चबाने पड़ गए। आप देख ही रहे हैं कि 40 के आसपास सीट पर तो ये सारी पार्टियां भरी हुई हैं। तो इनके महागठबंधन में अब सब कुछ ठीक नहीं है। अभी से आयुवाश के लिए ये भले घोषित कर लिए, लेकिन लग तो राहुल गांधी जी को तेजस्वी जी स्वीकार है, ना तेजस्वी को राहुल गांधी जी स्वीकार है। और ये लोग सिर्फ अपनी अपनी भलाई चाहते हैं। ये न तो मुस्लिम समाज की भलाई चाहते हैं और न तो बिहार के लोगों की भलाई चाहते हैं। वैसे एनडीए के नेता किस आधार पर मुस्लिम समुदाय की हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, इस पर भी सवाल उठने लगे। कहा जा रहा है इस बार एनडीए ने मात्र 5 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। इनमें से 4 जेडीयू के हैं और 1 उम्मीदवार एलजेपी का है। पिछली बार की तरह इस बार भी बीजेपी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार पर भरोसा नहीं जताया है। वो अलग बात है कि बीजेपी पसमानदा मुसलमानों को अपने पाले में करने की बात कहती रही है। पटना में बीजेपी का एक पसमानदा मिलन समारोह भी हुआ था। इस बीच मुसलमानों के सवाल पर महागठबंधन की तरफ से डैमेज कंट्रोल करते हुए रिएक्शंस भी आए। मसलन हमारे संपादक सौरभ द्विवेदी ने कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्ण अल्लावरू से जब ये सवाल पूछा तो उन्होंने ये जवाब दिया। तो अगर आपने डिप्टी सीएम्स की घोषणा सुनी है, उसमें हमने ये कहा कि और भी डिप्टी सीएम्स होंगे। ये निश्चित है कि कांग्रेस से भी डिप्टी सीएम्स होंगे। कौन होंगे, कहाँ से होंगे, ये हम चुनाव के बाद डिसाइड करेंगे। लेकिन ये तय है कि कांग्रेस से होंगे और जो मेजर कम्युनिटीज़ हैं उनको रिप्रेजेंटेशन देना महागठबंधन का प्रिंसिपल है। When you say major community, what do you mean? तो दोनों, धर्म और कास्ट दोनों। तो एक आप कह रहे हैं मुस्लिम समाज से होगा और दूसरा नहीं, नंबर तो हमने तय नहीं किया। लिमिटेड नहीं है कि 2 ही होंगे या 4 होंगे, तो बाकी समाजों से भी होंगे। मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन पर छिड़ी ये सियासी तकरार किस पर क्या असर डालेगी, हमने पूछा एक्सपर्ट से। तो देखिए, ये इम्पोर्टेंट है। अब 17% से ज्यादा जो पॉपुलेशन वो स्टेट में 17.4 है कास्ट सर्वे के हिसाब से, तो मुस्लिम कैंडिडेट के बारे में चर्चा होगी। क्योंकि याद है कि लास्ट में जो हमारे मुस्लिम चीफ मिनिस्टर बने थे कांग्रेस के, अब्दुल गफूर बने। वो जब 72 के बाद सरकार बनती है तो जगन्नाथ मिश्रा के ठीक पहले, इमरजेंसी के ठीक पहले अब्दुल गफूर। उसके बाद कोई मुस्लिम चीफ मिनिस्टर बिहार में नहीं बना है। मुस्लिम कैंडिडेचर एज डिप्टी सीएम अगर कल अनाउंस होता तो अच्छा इसका इंप्रेशन जाता उस कॉम्बिनेशन में। वैसे भी उनकी कंस्टिट्यूंसी है, वो कंस्टिट्यूंसी कहीं जा नहीं रही है, लेकिन वो फर्दर कंसोलिडेट होती। क्या है ना कि आप वो ब्लॉक ऑलमोस्ट उनका जो है इंटैक्ट है। एक ही उसमें एक डिस्ट्रक्टर फैक्टर है, वो ओवैसी साहब हैं, जो कि लास्ट बार उन्होंने 5 सीट जीत गए, इस बार 25 सीट पर लड़ रहे हैं। और इस बार एक नए प्लेयर प्रशांत किशोर, वो भी मुस्लिमों को कह रहे हैं कि कब तक आप डर के वोट दीजिएगा, अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। तो कितना प्रभाव करते हैं ओवैसी जी और जनसुराज पार्टी, वो देखा। लेकिन मोर और लेस जो फाइट होती है यहाँ, एकदम बाइपोलर फाइट होती है और उसमें मुस्लिम वोट्स का कंसोलिडेशन होता है। 2010 का बैटल नीतीश कुमार जिसने 206 सीट लाए थे 243 में, वो एक एक्सेप्शन था जिसमें कि कहा जाता है कि, और ये देखा भी गया कि मुस्लिम्स ने भी जदयू के लिए वोट किया, बहुत सारी संख्या में किया था। एग्जैक्ट नंबर मेरे पास नहीं है, लेकिन उसने उस रिलीजन को, लाइन को ब्लर कर दिया था वो। लेकिन वो एक एक्सेप्शनल चुनाव था। उसके बाद तो 2 खांचे में बटे हुए ही हैं। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड DMT बार, मजबूती सब कुछ है। बात बिहार की हो रही है, लोकतंत्र और चुनाव की हो रही है, तो आम लोगों और उनकी बदहाली का जिक्र जरूरी हो जाता है। आपको मालूम ही है कि दिवाली के बाद अब छठ महापर्व की तैयारी जोरों पर है। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पूर्वी भारत के लाखों लोग त्योहार मनाने अपने गांव घर जा रहे हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे स्पेशल ट्रेनें चला रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि ये व्यवस्था सभी यात्रियों को सुरक्षित और समय पर घर पहुंचाने के लिए है। 1 अक्टूबर से 30 नवंबर 2025 तक कुल 12,000 से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी।
पिछले साल 7,724 ट्रेनें चलाई गई थीं। इस दफ़ा 56% ज़्यादा है। सरकार का कहना है कि छठ के त्यौहार को देखते हुए 23 से 27 अक्टूबर तक 5 दिनों में 1500 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी, यानी ऑन एन एवरेज हर दिन 300 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। मेन फोकस बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के रूट्स पर रहेगा। भीड़ को कंटेन करने के लिए नई दिल्ली स्टेशन पर परमानेंट होल्डिंग एरिया बनाया गया है, जहां 7,000 से अधिक यात्रियों के ठहरने की क्षमता है। टिकट खरीदने में होने वाली मारामारी से बचने के लिए कई स्टेशनों पर एक्स्ट्रा टिकट काउंटर भी बनाए गए हैं। अपील की जा रही है, जल्दी टिकट बुक कर लें, अफवाह ना फैलाएं, नियम कायदा कानून फॉलो करें। लेकिन इस सब के बावजूद ट्रेन से बिहार जाने वाले यात्रियों का हाल बुरा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टेशनों पर भीड़, टिकटों की किल्लत, ट्रेनों की लेट लतीफ़ी और सुविधाओं की कमी से यात्री परेशान हैं। सोशल मीडिया पर यात्री अपनी समस्या शेयर कर रहे हैं। विपक्ष ट्रेनों में भारी भीड़ के वीडियो पोस्ट कर सरकार से सवाल कर रहा है कि 12,000 ट्रेनों के वादे का क्या हुआ। कवि आलोक धनवा की एक कविता की कुछ पंक्तियां इस तरह से हैं। इतनी रेलें चलती हैं भारत में, कभी कहीं से भी आ सकती हो मेरे पास। अगर अभी की सिचुएशन देखते हुए इसे लिखा जाए तो कवि नहीं चाहेगा कि ट्रेन से कोई आए, और अगर चाहे भी तो शायद कोई ना आ पाए। प्रेम पर भीड़ भारी है, रिजर्वेशन में नॉन अवेलेबल स्टेटस तारी है। अब सुर्खियों की बारी। अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। पहली सुर्खी, अब बात दिल्ली के प्रदूषण की। हवा की क्वालिटी में हल्का सा सुधार हुआ है। 24 अक्टूबर की सुबह एवरेज AQI 300 के नीचे चला गया, मतलब हवा बहुत खराब से खराब की कैटेगरी में आ गई है। हालांकि शहर के कई इलाकों में अभी भी AQI 300 के पार है। आनंद विहार और अक्षरधाम में तो 400 से ऊपर है। बीते कुछ दिनों से खराब हवा जनता के साथ साथ सरकार के लिए भी चिंता का सबब बन गई है। हवा की क्वालिटी सुधारने के लिए दिल्ली सरकार अब आर्टिफिशियल रेन का सहारा लेने जा रही है। इसके लिए क्लाउड सीडिंग की ज़रूरत होती है। क्लाउड सीडिंग बोले तो एक ऐसी टेक्निक जिसमें ड्रोन या प्लेन के जरिए बादलों में केमिकल डालकर बारिश कराने की कोशिश की जाती है। 24 अक्टूबर को बुराड़ी में इसका सफल ट्रायल भी पूरा हो गया। 29 अक्टूबर को दिल्ली वाले पहली बार आर्टिफिशियल रेन देख सकते हैं। मोस्ट दिल्ली थिंग यू कैन सी इन दिल्ली। लेकिन क्या यह तरीका सफल साबित होगा? इसी मुद्दे पर द हिंदू अखबार में IIT दिल्ली के 2 प्रोफेसर शहजाद गनी और कृष्णा अच्युतराव का लेख छपा है। उनका कहना है कि इसके कारगर होने की गुंजाइश कम है। अगर बारिश होती भी है तो प्रदूषण कुछ घंटों के लिए कम होता है, फिर वापस बढ़ जाता है। क्लाउड सीडिंग में सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल होता है, जो पानी को बर्फ में बदलकर बारिश करवाता है। लेख के मुताबिक कम मात्रा में ये सेफ माना जाता है, लेकिन बार बार इस्तेमाल करने से मिट्टी और पानी में केमिकल जमा हो सकते हैं, जिसका असर खेती, पर्यावरण और स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। उनका मानना है कि क्लाउड सीडिंग जैसे महंगे उपायों को सपोर्ट करके कुछ वैज्ञानिक और संसाधन बर्बाद कर रहे हैं और असल समाधानों से ध्यान हटा रहे हैं। हवा को साफ करने की तरकीबें लगाई जा रही हैं। सरकार ये भी कह रही है कि इस साल प्रदूषण कम हुआ है, और इसी के बीच खबर ये भी है कि दिल्ली सचिवालय के लिए 15 एयर प्यूरिफायर खरीदे जा रहे हैं। इनकी कुल कीमत है 5.5 लाख रुपए। विपक्ष इसको लेकर दिल्ली सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने एक्स पर लिखा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और बीजेपी को जरा भी शर्म नहीं है। पटाखों का प्रचार करने और आम नागरिकों को जहरीली हवा में घुटन महसूस कराने के बाद अब वो टैक्स पेयर्स के पैसे से अपने लिए 15 एयर प्यूरिफायर खरीद रहे हैं। आपके नेता संजीव झा का कहना है कि दिल्ली सचिवालय का 15 एयर प्यूरिफायर खरीदना इस बात का सबूत है कि दिल्ली की हवा जहरीली हो चुकी है। आसमान देखिए, हवा देखिए, खबरें देखिए और सोचिए, दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था की राजधानी के लोग क्या ये डिजर्व करते हैं? दूसरी सुर्खी, एक और बस में आग लगी, 20 मौतें हो गईं। इस बार आंध्र प्रदेश के कर्नूल में हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही बस में आग लगी। हादसे के वक्त बस में 40 लोग सवार थे, 20 की जान नहीं बची। बाकी यात्रियों ने किसी तरह बस के इमरजेंसी दरवाजे से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। घायलों को कर्नूल सरकारी अस्पताल ले जाया गया है। हादसा सुबह 3:30 पर हुआ, जब एक प्राइवेट बस एक 2 व्हीलर गाड़ी से टकरा गई। आग सबसे पहले बस के अगले हिस्से में लगी, फिर पूरी बस में फैल गई। हादसे के वक्त इलाके में भारी बारिश भी हो रही थी। तस्वीरों में बस पूरी तरह से जली हुई नजर आ रही है। समझ आता है कि हादसा कितना भयानक रहा होगा।
मृतकों की पहचान के लिए डीएनए सैंपल्स कलेक्ट किए जा रहे हैं। फॉरेंसिक टीम की मदद ली जा रही है। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताया। मृतकों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद का ऐलान किया गया है। तीसरी सुर्खी, ऑल इज नॉट वेल विद द यूनाइटेड नेशन, ये कहना है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का। 80th बर्थडे मना रहे यूएन को जयशंकर ने खूब सुनाया, लेकिन असल में उनके निशाने पर पाकिस्तान था। रिवाज अनुसार बिना उसका नाम लिए उन्होंने इशारों में काफी कुछ कह दिया। बोले, जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी का एक सदस्य खुलेआम आतंकी संगठन की रक्षा करता है तो इससे क्रेडिबिलिटी पर असर पड़ता है। यहाँ उनका रेफरेंस लश्कर तैयबा के सहयोगी द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ था। टीआरएफ ने पहलगाम आतंकी हमलों की जिम्मेदारी ली थी। जाते जाते कुछ बातों का जिक्र और, हमारा बजाज, ठंडा मतलब कोका कोला, मिले सुर मेरा तुम्हारा और क्या स्वाद है जिंदगी में, ये महज विज्ञापन की कोरी लाइनें नहीं हैं, हमारी भरी पूरी यादों का कोलाज है जिसमें लाखों लोगों का बचपन रचा बसा है। अपनी कल्पना की कलम से इन विज्ञापन और जिंगल्स में नए रंग भरने और एक अलग ऊंचाई देने वाले शाहकार पीयूष पांडे की देह बीत गई है। 70 साल की उम्र में 23 अक्टूबर को उन्होंने मुंबई में अंतिम सांस ली। पीयूष पांडे ने अपनी कल्पना से विज्ञापन की दुनिया में नए रंग भरे थे। उनके कई कैंपेन तो बेहद चर्चित रहे और घर घर में ब्रांड्स की पहचान बने। उन्होंने कैडबरी, फेविक्विक, एशियन पेंट्स और अतुल्य भारत जैसे यादगार इश्तेहार बनाए। इनका क्रिकेटर से क्रिएटिव डायरेक्टर तक का सफर बहुत सारे ट्विस्ट से भरा हुआ है। जैसे इनके एड रोचक, वैसे ही इनका जीवन। उनका एक किस्सा सुनाते हैं। जब फेविक्विक का एड बन रहा था तो मीटिंग में किसी का दिमाग नहीं चल रहा था। पीयूष पांडे बाहर से आए और बोले, इतनी देर से क्या कर रहे हो? क्रिएटिव टीम बोली कि दिमाग का दही हो रखा है, समझ नहीं आ रहा इस फेविक्विक की एड में ऐसा क्या डाले कि ये प्रोडक्ट हिट हो जाए। एक जगह दिमाग अटका पड़ा है। पीयूष पांडे बोले, इस पे करना ही क्या है? एक आदमी मछली पकड़ रहा है, यहाँ तक तुमने बना लिया है। होगा ये कि इसके बाद दूसरा आदमी आएगा और फटाफट मछली पकड़कर ले जाएगा क्योंकि उसके डंडे पर फेविक्विक लगी होगी। घंटों से चल रही वो मीटिंग 1 मिनट में खत्म हो गई और आइडिया एकदम हिट हो गया। पीयूष पांडे को श्रद्धांजलि। किताब वाला में हमने उनसे एक लंबी बातचीत की थी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक और सूचना, हमारे संपादक सौरभ द्विवेदी ने एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान का इंटरव्यू किया है। ये पूरा इंटरव्यू 25 अक्टूबर को हमारे यूट्यूब चैनल पर पब्लिश होगा, जरूर देखें। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।